छोटे से गांव से आया, वहां से आया और कैसे उसने अपना धीरे धीरे रास्ता बनाया। तो मैं बहुत देर तक बहुत सारे लोगों की, तो मुझे ऐसा लगा कि ये ज्यादा सहानुभूति हो रही है मेरे ऊपर। तो मैं बीच में उठ के मैंने बोला कि पहले तो मैं आप लोगों की गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि मैं किसी ऐसे गांव से आया। मैं एक ऐसे गांव से आया जो भारत का एक गांव है। गांव बड़ा होता है, किसी में मकान होता है, किसी में छप्पर होता है, लेकिन दिल होता है, कलेजा होता है, ऊर्जा होती है। वो गांव में भी वैसी होती है जो किसी शहर में भी वैसी होती है। और हमने कहा मेरे ऊपर कोई सहानुभूति मुझे मत दीजिए कि आप सोच रहे हो कि मैं छोटे से गांव से आया। कोख कभी भी, कोख होती है ना, कोख जिसको मां की कोख बोलते हैं, और वो कोख के अंदर बैठा हुआ बच्चा नहीं जानता है कि वो महलों में पल रहा है कि किसी झोपड़ी में पल रहा है। तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं, मैं कभी भी गरीब नहीं था, क्योंकि मैं आज अमीर ही नहीं हूं। अमीर वो होते हैं जो कभी गरीब होते हैं, कोख से गरीब होते हैं, मान के बैठते हैं कि मस्तिष्क के गरीब है, शरीर से गरीब है, एटमॉस्फेयर से गरीब है। गरीबी के बहुत सारे रीजन हैं, लेकिन जैसी कि चाहे कितने बचपन से जब हम बड़े होते हैं तो हर आदमी चारों तरफ हमें डराने के लिए क्या करता है, वहां मत जाना गिर जाओगे, वहां मत जाना वहां पे हवा आ जाएगा, वहां मत जाना बेटा उठना ना पुलिस आ जाएगी, वहां पे ऐसे मत करना। हम छोटे छोटे अपने बच्चों को डराने के लिए उन्होंने दसों तरीका उनको डराने के लिए अपनाते हैं। लेकिन माफ करना, अगर जो डर होते हैं ना, उनको भगाने के लिए तीर तलवार से ज्यादा एक ही चीज की जरूरत होती है, जैसा शिशु को हिम्मत की जरूरत होती है। और चाहे 50 तरीके के डर सामने खड़े रहे, लेकिन आपके अंदर निर्भीकता रूपी जो हिम्मत होती है, डर दूर से डराता है और भय दूर से दिखाता है, लेकिन निर्भीकता जो आपके अंदर होती है, डर हमेशा दूर ही रहता है, पास में नहीं आता। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं आपके एसकेटी को, पूरी टीम को, आप सभी लोगों को, क्योंकि मैंने अब खैर पढ़ाई लिखाई जितनी भी सब चीजों का एक अपना वो है, पढ़ाई इतनी जरूरी है, सब कुछ। मैंने भी एक पागलपंती की, एक मुझे भी जिंदगी में ऐसा पागल मिला कोरोना के बाद में, जिसने टीपीओ बना दिया, ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर एवरीवन। जब वो मेरे पास में आए तो मैंने कहा कि आप ये मुझे लेके क्यों, मैं तो कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूं, लेकिन आप मुझे क्यों लेना चाहते हो? बोले आप इसके उदाहरण हो। उदाहरण हो इसलिए आपको लेना चाहता हूं। तो मैंने कहा लाइन्स आपकी होंगी, बोलूंगा मैं जरूर, लेकिन एक टीपीओ कार्यक्रम करने का शशि भाई मौका मिला, ट्रेनिंग इज मस्ट फॉर एवरीवन, प्रशिक्षण सबके लिए बहुत जरूरी। तो मुझे सच में अपने आप में स्टूडेंट होने की फिर से इच्छा जाग गई, और मैं जिंदगी भर के लिए खुद को विद्यार्थी के रूप में आज सोचता हूँ। एवरी डे इज लर्निंग डे, एवरी डे इज बिगिनिंग डे, एवरी डे इज फाइटिंग डे, एवरी डे वर्किंग डे, और एवरी डे इज न्यू डे। कल आपने सेंचुरी मारी है तो इस गलतफहमी में मत रहना कि आज आप सवेरे आएंगे तो आपको सेंचुरी कल वाली की तालियां मिलेंगी, लेकिन आज बॉल, बैट, स्टेडियम सब कुछ वही है, लेकिन किरणें सूरज भी वही है, लेकिन परीक्षा बिल्कुल नहीं है। अगर इसमें कल जिस बॉल पे आपका छक्का आपके बैट से लगा था, तालियां पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर बजाई। आज उसी स्टेडियम में पहली बॉल पे अगर आउट हो गए तो उतनी ही गालियां खाने के तैयार हैं। मुझे लोग बोलते हैं कि आपको उसने ब्रेक दिया, उसने ब्रेक दिया, उसने ब्रेक दिया। तो जब शिशिर बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि मुझे किसने ब्रेक दिया। सच में मैं 9th में जब मैं एक नाटक की रिहर्सल कर रहा था, 4-5 बच्चे बैठे हुए थे जहां शाहजहांपुर में बैठा था, तो उन्होंने कहा पढ़ाई कर रहे हो, ठीक, वो बच्चों में डिस्कशन हो रहा था, उनमें शायद पढ़ाई में सबसे कमजोर नहीं था,
क्योंकि किसी का मैथ बहुत अच्छा था, किसी की इंग्लिश बहुत अच्छी थी, किसी की हिंदी बहुत अच्छी थी। ना मेरी हिंदी अच्छी थी, ना मेरी अंग्रेजी अच्छी थी। ये तो बाद में पता लगा कि प्रैक्टिस करते करते सब ठीक ठाक हो गया। तो मैं बहुत हिम्मत बांध के बोल पाया कि ये नाटकों का शौक है मुझे, और मैं भी चाहता हूं कि कहीं टेलीविजन वगैरह या कहीं पे अभिनय करने का मौका मिले। 86-87 की बात है ब्रदर, जब आपके इस मंच पे आए तो याद करने लगा, तो वहां पे एक बच्चा बोला कि ऐसे घर घर कुत्ते घास खा ले तो हो गया जीवन का कल्याण। आई थिंक मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ब्रेक वो था, उसने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। एक कहानी, गांव में बच्चे होते हैं, कोई 15 साल का बच्चा होता है बहुत लंबा हो जाता है, कोई 15 साल का बच्चा छोटा रह जाता है। मैं जहां भी जाता हूं इस कहानी को जरूर दोहराता हूं कि सब यहां पर कुछ हमसे उम्र में तो बहुत 1% बड़े होंगे, लेकिन हाइट में भले बहुत ज्यादा बड़े हों। मैं जब भी स्कूल जाता था तो हमेशा टीचर जब बच्चों को सुबह सुबह प्रार्थना के लिए बुलाता था तो हमेशा कहता चलो बच्चों लाइन में लगो, राजपाल आ गया बेटा। चलो बच्चों लाइन में लग जाओ, तुम पीछे जाओ, तुम पीछे जाओ, राजपाल आ गया। मुझे ना अंदर अंदर गलत फहमी हो गई कि उसको, वो तो होशियार था, उसको पीछे कर दिया, मुझे आगे खड़ा कर दिया। खैर कक्षा 5 तक तो इसको मैं प्राउड फील करता रहा। कक्षा 6 में जब मेरी एक बार पढ़ने की इच्छा हुई कि इस बार स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लेके आऊंगा, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर आएंगे उस बच्चे की बहुत इज्जत होती है। तो मेरा भी, मैंने सोचा कक्षा 6 में मैं भी इतनी पढ़ाई कर लेता हूँ जिसमें सबसे ज्यादा नंबर आ जाए, और धोखे से वो नंबर आ भी गए। अबे धोखे से नहीं आए, पढ़ाई करके आए। जब नंबर आ गए तो प्रिंसिपल साहब ने मेरा नाम पुकारा। अब वहां पे इस तरीके के स्टेडियम तो था नहीं, ऑडिटोरियम तो था नहीं। एक पेड़ के नीचे सब बच्चे, 500-700 बच्चे बैठे थे। तो जब हमारा नाम बुलाया गया तो मैं पीछे से चला, तो सब लोग इधर उधर देखने लगे कि किधर है किधर है। तो मैं ऐसे करते मैं इधर आ रहा था, तो सब लोग हंस पड़े। खैर वो मार्कशीट मुझे जो भी कि बच्चा क्लास का सबसे बेस्ट बच्चा है, सबसे ज्यादा मार्क्स पाए, स्कूल में सबसे ज्यादा मार्क्स आए, वो नाइट मेरी जिंदगी की जागने की नाइट थी। घर पे गया, सब लोगों ने गले लगाया, माँ बाप ने बहुत प्यार किया, स्कूल गांव में भी खूब चर्चा हो रही थी कि राजपाल के सबसे ज्यादा मार्क्स आए। लेकिन वो मेरी रात भर ऐसी जागने की नाइट कि मैं पिछले 5 साल से जिस गलतफहमी में था कि मैं आगे खड़ा किया जाता हूं, ये मुझे लगता था मेरी बहुत बड़ी इज्जत है इसलिए मैं आगे आता हूं। नहीं, एक्चुअली हाइट का कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए तो सबसे छोटा सबसे आगे, उससे बड़ा उससे पीछे, उससे बड़ा उससे पीछे, उससे बड़ा उससे पीछे। तो मैंने कहा नहीं, ताकि सब बच्चे देख सकें, क्योंकि टीचर क्लास में सब नजर में बराबर होते हैं। तो अगर मैंने कहा हाइट का कॉम्बिनेशन बिठाने के लिए अगर मुझे आगे खड़ा किया गया है, तो आज से संकल्प लेता हूं कि जीवन में आगे ही खड़ा होना है। एक 2-3 दिन बाद एक मेरे भाई से झगड़ा हो गया। मेरे भाई ने हमें बोल दिया कि जैसे दूर से आया कि इतने से हो नहीं, और मतलब ऐंठ ऐसी रहती है कि पता नहीं कितने लाख बड़े लाख साहब हो। तो मैंने मेरे भाई को उठा के कहीं पे पटक दिया, छोटे से थे। वो रोता माँ के पास गया, अम्मा ने तुरंत बुलाया और बोले कि ऐसा कैसे कर सकते हो तुम। तो हमने कहा, इसने कहा इतने से दिखते हो और ऐठन इतनी रहती है। तो मेरी माँ ने तुरंत मुझे गले लगाया कि नहीं नहीं मेरा बेटा 100 फीट का है, ऐसे कैसे बोल सकते हो। तो मुझे लगा कि माँ की 100 फीट की दी हुई हाइट और 5 फीट 2 इंच का राजपाल, तो जब भी उस दिन से आज तक कोई मेरी हाइट पूछता है तो मैं बताता हूँ 105 फीट 2 इंच। ये 105 फीट
2 इंच की हाइट की गलत फहमी है, इसमें नुकसान किसी का नहीं है, लेकिन मेरा जीवन में फायदा ही फायदा है। थोड़े दिनों से जब ये मोटिवेशनल दुनिया को समझना शुरू किया, तो उसके बाद में धीरे धीरे अब समझने लगा कि पढ़ाई कितनी जरूरी है, लिखाई कितनी जरूरी है। बोलते हैं कि जब तक आदमी पढ़ता नहीं तब तक आदमी कढ़ता नहीं, और जो आदमी पढ़ता नहीं फिर वो करता नहीं, फिर वो आगे कभी बढ़ता नहीं। तो अगर जीवन में अगर पढ़ना है आगे, तो पहले पढ़ना सीखो, उसके बाद में कढ़ना सीखो, और फिर आगे बढ़ना सीखो। बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। और दूसरी हिम्मत की बात कितनी अच्छी कि उन्होंने बोला कि लक्ष्य के से बढ़ इंसान के आगे कोई भी लक्ष्य नहीं होता। अगर आपने खुली आंखों से सपना देखा है, एक गंगा जी हमारे पास में है, सब बच्चे थे, सब बच्चे कूद गए। मैं पहली बार गंगा जी के किनारे गया था, लगभग 5-7 साल का था। जब सब बच्चे कूद गए, मैं भी कूद गया। अब वहां पे गंगा जी में हमेशा आपने देखा होगा कि कहीं पे बहुत ऊपर होता है, कहीं पे गड्ढा होता है। अब उस कूदे, वहां से जब कूदे तो उस गड्ढे में हम बाकी बच्चे मछलियों की तरह बाहर निकल, उनकी रोज की आदत थी, और मेरी तो कोई आदत ही नहीं थी। तो मैं वहां पे गंगा जी से फाइट होने लगी। अब पता लगा ज्यों-ज्यों गंगा जी के पानी में, जो पानी, अब पानी से लड़ना, दुनिया का कोई भी इंसान पानी से नहीं लड़ सकता। अगर पानी, अग्नि, दुनिया भर नेचर को साक्षी मान के जिंदगी में अगर किसी से लड़ने का कुछ भी अगर आपका मन है, तो कोई एक चीज है आपके अंदर जो हिम्मत है, वही आपसे लड़ सकती है। क्योंकि जब हिम्मत आपकी ना टूटे, तब ऊपर वाला कहीं कोई डिसीजन लेता है कि इसको आपको किसी चीज की जरूरत है। लगभग 10, 15, 12 गोते लगने के बाद जैसे ही पानी आए तो मैं नीचे जाऊं, फिर मैं ऊपर आऊं, और दूर दूर तक कोई आदमी नहीं दिख रहा था। तो मुझे दिख रहा था एक लंबा सा आदमी भागता हुआ चला आ रहा है, भागता हुआ चला आ रहा है। तो आपने देखा कि कोई तो है, लगभग 500-700 मीटर पे आदमी भाग रहा है। तो मुझे लगा कि नहीं, अभी तो और थोड़ा सा, शायद उस समय वो अंत हो सकता था। लेकिन एक का भागना, ऊर्जा का मिलना, उस चक्कर में 10-5 गोते और लगे, उनकी परवाह नहीं की, और एक बार उंगली हाथ में आई तो उसके बाद बेहोश भले ही हो गए, लेकिन जिंदा आज भी आपके सामने खड़े हैं। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों, ये बहुत बढ़िया क्लास है, और मैं कोशिश करूंगा कि ये इसका हिस्सा हमेशा हमेशा किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे, किसी न किसी माध्यम से मैं भी जुड़ूं, ताकि ऊर्जा सिर्फ हासिल करने वाले के पास नहीं होती, ऊर्जा तो उनके पास होती जो हासिल करना चाहते हैं। और उसमें जो ऊर्जा आपने पाई हुई होती है, उसमें आप बोलते हैं ना कि गैराज की तरह आपकी तो और डेंटिंग पेंटिंग हो जाती है, लेकिन जो नई ऊर्जाएं बैठी होती हैं, उनके मोटिवेशन से आपका मोटिवेशन और भी बड़ा स्ट्रांग हो जाता है। मैं सारे आपकी पूरी टीम को, छोटे भाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरीके की आप में ऊर्जा है, आप सजा संवार सकते हैं कि पिछले 40 साल छोटे हो जाएं और अगले 10 साल, अगले 400 साल का किसी को सपना देके चले। कभी मौका मिला तो बहुत अच्छे से और भी मिलने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ये मंच ऐसा है जिसमें जितना बोलते जाओ उतनी, क्योंकि बहुत सारी इतने महान भाव लोग बैठे हैं हमारे पास। ये सबके पास शब्द है, सबके पास ऊर्जा है, सबके पास हिम्मत है। किसी की जागी नहीं है और किसी के जाग चुकी है। और जिस दिन ऊर्जा जाग जाती है, बोलते पॉजिटिव धनात्मकता जिस दिन जाग लेती है, जाग जाती है, तो उस दिन आप वृक्ष नहीं बनते हो। जिस दिन आपके अंदर बीज पैदा हो जाए कुछ भी सीखने का, और बीज क्या होता है, एक राहगीर जा रहा था, वो आम चचोड़ते जा रहा था, गुठली जब उसमें बिल्कुल रस नहीं बचा, उसने ऐसे फेंक दी, वो कूड़े पे जाके गिरी। इतनी गर्मी थी उसमें, वो पूरी जल गई ऊपर की। लेकिन जब बहुत ज्यादा ताप आता है तो विश्वास करिए समय बदलता है, उसके बाद बारिश आती है।
और बारिश जैसे आती है वो गुठली का ऊपर वाला जो है वो सड़ जाता है और गुठली निकल के उसी कचरे में दब जाती है और वहीं से अंकुरित बीज पैदा होता है। जिस आम को खा के उसने फेंका था राहगीर ने, वो हजारों आम पैदा करने की ताकत वही पे पैदा है। तो इसलिए आप जिस बैकग्राउंड से हैं, सबसे पहले उसको प्राउड के साथ स्वीकार करिए कि आप, मेरी जो बैकग्राउंड है वो दुनिया की सबसे बेस्ट बैकग्राउंड है। मेरी जो माँ है वो दुनिया की सबसे बेस्ट माँ है। मेरे जो पिता है वो दुनिया के बेस्ट फादर है। क्योंकि आप फादर चुन नहीं सकते, मदर आप चुन नहीं सकते। तो आपके लिए जो ऊपर वाले ने चुना है, साइंस ने नहीं चुना है। जो भी क्योंकि जन्म मरण तो किसी को पता नहीं है, लेकिन जो आपको मिला है तो उसके लिए एक ही लाइन कहना चाहता हूं कि जन्म लेने के बाद और मरने से पहले जीवन के इस रंगमंच पर मरना जीना तो एक नाटकीय व्यवस्था है। इसके व्यवस्थापक मत बनो, हम तो इसके केवल पात्र हैं। पात्र बन के जियो। पात्र की पात्रता अपनी रखोगे तो पात्र दो तरीके के होते हैं, एक पात्र होता है, एक सुपात्र होता है। चुनाव आपके पास है। एक गाय गोबर देती है, उस गोबर के उपले बनते हैं, उपले कंडे। एक आप आते हैं, 7-4 कंडे खरीदते हैं। इससे ज्यादा साधारण उदाहरण मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सुना। वो एक कंडा जाता है, वो एक चूल्हे में रोटियां सेकने लगता है, जलने लगता है। एक कंडा उसी से उठा के पंडित जी बोलते हैं कि हवन के लिए कंडे चाहिए, तो जाके हवन की राख बन जाता है। दूसरे दिन जब रात में आपने जिसकी रोटियां खाई वहां भी राख होती है, और जहां हवन हुआ वहां भी राख होती है। राख दोनों को बनना है, चाहे कोई भी आदमी हो, चाहे कोई महान हो, चाहे कितना भी शैतान हो, राख तो दोनों को बनना है। अब पता लगा सुबह सुबह किसी ऐसी गंदगी सामने किसी ने कर दी और आपको वो अच्छी नहीं लग रही, तो आपने चूल्हे से राख उठाई और उसके ऊपर डाल दी और बाद में बोल दिया इसको झाड़ू लगा दे। और सेम उसके भाई की राख है जो हवन पड़ी हुई है, जो रात भर जल रही थी, अभी राख बन चुकी है। उसके पड़ोस से भी निकलो, ऐसे निकलते हो और थोड़ी सी राख उठा के इधर भी करते हो, इधर भी। अब चुनाव आपके लिए, अगर कंडे को जीवन मरण मान ले, एक दिन जन्म लेना है, मरना सब कुछ है। अगर आपको यज्ञशाला की राख बननी है तो हमेशा माथे पे लगाए जाओगे, जीभ पे भी लगाए जाओगे। और अगर आपको चूल्हे की राख बनना है तो पता नहीं धोखे से कहीं अच्छी जगह भी डाल दिए जा सकते हो और कहीं पर राख आपके। दोस्तों, हमसे बहुत अच्छा शिशिर ने बहुत अच्छा उदाहरण दिया जो सच में मुझे भी बहुत ताजगी लेके आया। अखाड़े हैं दुनिया में, चाहे जीवन के अखाड़ों में 25 अखाड़े, पढ़ाई का अखाड़ा, मोटिवेशन का अखाड़ा, इसका अखाड़ा, उसका अखाड़ा, तीर कमाने का अखाड़ा, लड़ाई का अखाड़ा, मतलब जितने भी संतों का अखाड़ा, चाहे अखाड़े तो बहुत। पहलवानों का अखाड़ा उदाहरण देना चाहता हूं। एक पहलवान आता है खूब दूध पी के, वो जैसे अखाड़े के अंदर आता है, एक छोटा सा पहलवान उसको एक गांव में सीधे चित कर देता है। तो उसको समझ में आता है कि सिर्फ ताकत से काम नहीं चलेगा, इसके लिए अगर अखाड़ा ज्वाइन करना है तो दांव पेच सीखने पड़ेंगे। फिर धीरे धीरे वो दांव पेच सीखना शुरू करता है। तो ये हमारा जो जीवन का अखाड़ा है, इसमें बहुत अच्छे दांव पेच हैं, और दांव पेच में या तो जीत होती है या हार होती है, तीसरा कुछ बना नहीं है जीवन में। जो आदमी अखाड़े से हार गया अब बोला यार बहुत बेइज्जती हुई, आज हार गया, अब नहीं आऊंगा दोबारा। और जिसने हार को अपने गले में पहन लिया, दूसरे दिन आया फिर हार गया, फिर गले में पहन लिया, तीसरे दिन आया फिर हार गया, फिर गले में पहन लिया, अपने गले को हारों का हार बना दो। दुल्हन की तरह हार सजे होते, जैसे दुल्हन के गले में जो हार बहुत अच्छा लगता है, वैसे ही अगर अपने गले को हारों के हार से आपने सजा दिया तो विश्वास करिए इन्हीं हारों में से जीत के तिलक माथे पर लगते रहेंगे। और वो आदमी कभी भी जिसने सिर्फ जीत का सपना देखा है वो जीता कभी नहीं है।
लेकिन जिसने अगर जीत का सपना देखा है, हार से शुरुआत की, 100% जीता ही है। तो जिस अखाड़े को चुनो आप, चाहे मनोरंजन का अखाड़ा हो, चाहे स्टेडियम का अखाड़ा हो, चाहे ऑडिटोरियम का अखाड़ा हो, चाहे व्यापार का अखाड़ा हो, चाहे अध्यात्म का अखाड़ा हो, धर्म का अखाड़ा हो, कर्म का अखाड़ा हो, अखाड़ा जरूर चुनिए और अखाड़े की हार को सबसे पहले स्वीकार करिए। जीत आपके कदम चूमेगी। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।